हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। मैं विजय लक्ष्मी कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की हम पढ़ाई कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने सामाजिक विज्ञान के पहले अध्याय सत्ता की साझेदारी के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है संघवाद। संघवाद शब्द से हम पहले भी परिचित हो चुके हैं। पिछली कक्षाओं में हमने भारत के अंदर जो शासन व्यवस्था है या दुनिया के अन्य देशों में जो शासन व्यवस्थाएं पाई जाती है उनके बारे में ऊपरी तौर पर अध्ययन किया हुआ है। उनमें हमने संघवाद के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त की थी। आज हम पर्टिकुलर संघवाद को बहुत डिटेल से समझने जा रहे हैं। उससे पहले एक बार हम अपने पिछले अध्याय के अंदर पढ़ी गई कुछ चीज़ों का थोड़ा सा दोहरान कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पाठ के अंदर आने वाला शुरुआती शब्द ऊर्ध्वाधर वितरण हमारे पिछले अध्याय के अंतर्गत आ चुका है। देखो, संघवाद का मतलब होता है कि जो सरकार होती है उसके अंदर जो सत्ता है, जो शक्ति है शासन चलाने की, उसका विभिन्न स्तरों पर विभाजन करना या सत्ता का विकेंद्रीकरण संघवाद के अंतर्गत आता है। अब आप कहोगे ऊर्ध्वाधर वितरण क्या होता है? भाई, ऊर्ध्वाधर वितरण के बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। ये हमारा ऊर्ध्वाधर वितरण जो शब्द है पिछले अध्याय में आ चुका है। तब इसके बारे में जो डिटेल हमने पिछले अध्याय में देखी वो थी उच्चतर, यानी कि ऊंची शासन व्यवस्थाओं की जो संस्थाएं होती है, उच्चतर और निम्नतर यानी कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण स्थानीय संस्थाएं होती है, उन दोनों सरकारों के बीच में सत्ता का जो बंटवारा है वह ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। यानी कि ऊर्ध्वाधर वितरण का मतलब हो गया उच्चतर और निम्नतर स्तरों पर शासन का या शासन की शक्ति का बंटवारा, ठीक है ना? ये हमारा ऊर्ध्वाधर वितरण के अंतर्गत आता है। पाठ के शुरुआत में ही हमने ये पढ़ लिया कि भाई संघवाद के अंदर ऊर्ध्वाधर वितरण जो है वो आता है। ऊर्ध्वाधर वितरण का मतलब क्या हो गया? उच्चतर और निम्नतर स्तर की जो संस्थाएं होती है उनके अंदर शासन की शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, बांटना, विभाजित करना। क्लियर है? उम्मीद करती हूँ आप सभी इस शब्द को भली भांति समझ चुके हैं। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। हमारे सामने जो व्यवस्था है वह है संघवाद। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि संघवाद किस प्रकार का होता है। केवल भारत के संदर्भ में ही नहीं, हमें विश्व के संदर्भ में भी संघवाद शब्द को पर्टिकुलर समझना पड़ेगा। तो संघीय शासन व्यवस्थाओं के अंतर्गत सर्वोच्च सत्ता जो होती है वह किसी एक व्यक्ति या एक संस्था के पास ना होकर के केंद्रीय प्राधिकार और उसकी आनुषांगिक इकाइयां, यानी कि उसके जो अंडर में काम करने वाले विभिन्न वर्ग हैं, विभिन्न संस्थाएं हैं, विभिन्न सरकारें हैं, उनके बीच में बटी हुई होती है। अब हम संघीय शासन व्यवस्था को इतना तो समझ ही चुके हैं कि इसमें सत्ता जो है वह किसी एक संगठन के पास नहीं होती है। ठीक है? तो एक बार हम संघवाद क्या है इस शब्द को समझने के लिए एक कोटेशन नोट कर लेते हैं कि संघीय व्यवस्था में क्या होता है? संघीय व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार
केंद्रीय प्राधिकार या केंद्र सरकार, कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है ना। सर्वोच्च संस्था जो भी होगी हमारे शासन की, और उसकी विभिन्न आनुषांगिक इकाइयाँ, यानी कि उसके अंडर में काम करने वाली विभिन्न सरकारें, विभिन्न संस्थाएं, विभिन्न संगठन, सभी आनुषांगिक अंतर्गत आने वाली, ठीक है। आनुषांगिक इकाइयों में बटी हुई, विभाजित होती है। तो यह हो गई हमारी संघीय व्यवस्था की एक छोटी सी डेफिनेशन, या यूँ कहें कि समझने के लिए एक सिंपल परिभाषा, जिससे कि हम ये समझ सकते हैं कि संघीय व्यवस्था जो है यह एकात्मक व्यवस्था के बिल्कुल उलट होती है। अब आप कहोगे हमें एकात्मक व्यवस्था के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। तो देखिए, संघीय व्यवस्था में जिस प्रकार सत्ता का विकेंद्रीकरण पाया जाता है, उसी तरह एकात्मक व्यवस्था में सत्ता का केंद्रीकरण पाया जाता है, ठीक है। तो हम दो बातें देख चुके हैं। पहला, ऊर्ध्वाधर वितरण क्या होता है, और यह संघीय व्यवस्था के अंदर किस प्रकार से पाया जाता है। दो चीज़ें आज हमने अब तक में समझ ली है। और एक अन्य बात जो और हमारे ध्यान में आई वो यह कि संघात्मक शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत या उल्टी होती है। जैसे संघीय व्यवस्था में सत्ता का विकेंद्रीकरण पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार एकात्मक व्यवस्था में सत्ता का केंद्रीकरण पाया जाता है। वहाँ पर सारी शक्ति एक संगठन, एक व्यक्ति, एक संस्था के हाथ में होती है और वही शासन का संचालन करते हैं। एकात्मक व्यवस्था में अधिनायकवाद का अंश देखने को मिलता है, जबकि संघात्मक व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। अब हम कुछ आगे बात करें तो हमें संघीय व्यवस्था की कुछ विशेषताएं दिखाई देती है, जो कि इसी व्यवस्था में हो सकती हैं, दूसरी व्यवस्थाओं में नहीं। तो एक बार हम संघीय व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले संघीय व्यवस्था की जो पहली विशेषता है वहाँ मैंने क्या बताया कि केंद्रीय प्राधिकार और उसके विभिन्न आनुषांगिक इकाइयाँ। आनुषांगिक इकाइयों का मतलब हो गया एक ही स्तर नहीं होगा। संघीय व्यवस्था में हमेशा सरकार के विभिन्न स्तर होते हैं, एक से अधिक स्तर होते हैं, ठीक है ना। संघात्मक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता हो जाएगी हमारी कि इसमें दो या दो से अधिक स्तर होते हैं। यानी कि संघीय व्यवस्था को अपनाने के लिए सबसे पहले हमें सत्ता के अंदर एक से अधिक स्तरों को अपनाने की आवश्यकता पड़ती है। अब आप कहोगे ज़्यादा स्तर होंगे तो फिर काम कैसे करेंगे, फिर उनके काम करने के अंदर अड़चनें नहीं आएंगी क्या? सामान्य सी बात है, अड़चनें आ सकती हैं, नहीं भी आ सकती हैं। तो इसके लिए अन्य भी कई प्रकार की व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। जब हम एक से अधिक स्तर अपनाते हैं तो हमें दोनों ही स्तरों या उससे अधिक अगर स्तर हैं हमारे पास तो उनके बीच अधिकार क्षेत्रों का बंटवारा करने की आवश्यकता पड़ती है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि भारत के अंदर केंद्र सरकार है और राज्य सरकारें भी है, और उसके अलावा स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायतें, नगर पालिकाएँ, नगर परिषद आदि भी पाई जाती हैं। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपना अपना काम सुचारू रूप से करती हैं। इन कार्यों को करने के लिए यदि उनके बीच अधिकारों का बंटवारा नहीं होगा तो बार बार आपस में टकराव उत्पन्न होंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें और स्थानीय संस्थाएं सबके अधिकार क्षेत्र क्या होते हैं, बटे हुए होते हैं। सबका अपना अपना काम, अपना अपना तरीका। भाई आज राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर क्या होगा कि जो सत्ता है वह
कैसी होगी? क्षेत्रीय विशेषताओं को ध्यान में रखकर काम करेगी। राजस्थान के अंदर तो सूखा पड़ता है, हम जल व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम करेंगे। उत्तराखंड में बाढ़ें आती है तो वो जल को नियोजित करने का काम करेंगे कि किसी तरह इस बाढ़ को रोका जा सके। तो इसी प्रकार क्षेत्रीय विशेषताओं और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार जब राज्य सरकारों को काम करने का अपना अधिकार दे दिया जाता है तो वह बढ़िया ढंग से काम करती हैं। केंद्र सरकार अपने काम अधिकार क्षेत्र में जब काम करेगी तो उसका क्षेत्र क्या हो जाएगा? लिमिटेड हो जाएगा, तो वो बहुत अच्छे ढंग से उसमें काम कर पाएगी। इसी प्रकार स्थानीय संस्थाएं जो होती हैं उनका भी अपना अपना अधिकार क्षेत्र होगा तो वो भी अच्छे ढंग से काम कर पाएंगी। तो हमारा दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया वह हुआ कि अधिकार क्षेत्रों का बंटवारा। ठीक है ना? तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है कि जिसके अंतर्गत संघीय सरकार के अंदर विभिन्न स्तरों के बीच में उनके अधिकारों को स्पष्ट रूप से बांटा जाता है। फिर आता है संविधान में भी इनका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। मुख्य ज़बानी अगर बंटवारा किया जाएगा तो कंट्रोवर्सी हो सकती है। एक सरकार कहेगी मुझे कम अधिकार दिए गए, दूसरी सरकार कहेगी मुझे अधिक अधिकार चाहिए। तो इस प्रकार की मांगों से बचने के लिए इनका स्पष्ट वर्गीकरण कहाँ होगा? संविधान में। तो इन अधिकार क्षेत्रों का वर्गीकरण हम कहाँ देखते हैं? संविधान में इनके इस बंटवारे का क्या है? स्पष्ट वर्गीकरण होना चाहिए ताकि ये सरकारें अपना काम सुचारू रूप से कर पाएं और इनमें आपस में किसी भी बात को लेकर के कोई मतभेद पैदा ना हो। आगे बात करें तो इन सरकारों के अंदर काम करने में जब अधिकार क्षेत्रों का बंटवारा है, एक ही केंद्रीय संस्था के अंतर्गत इन्हें काम करना है तो इनमें आपस में सहमति होनी आवश्यक होती है। यदि दो सरकारें आपस में बिना सहमति के काम करेंगी तो इनमें आपस में मतभेद पैदा होंगे और शासन व्यवस्था को चलाने में मुश्किलें आएंगी। तो इसीलिए जब संविधान के द्वारा जब विभिन्न स्तरों पर अधिकारों का बंटवारा किया जाता है, शासन की शक्ति का बंटवारा किया जाता है, तो उस बात से सभी राज्यों को, केंद्र को और संघवाद के अंतर्गत आने वाले सभी देशों को सहमति होनी आवश्यक होती है। तो हमारा चौथा महत्वपूर्ण जो संघवाद की विशेषता के अंतर्गत आता है बिंदु, वह है हमारी सहमति। क्लियर है सभी को? अब बात की जाए आगे, तो इस सहमति और संविधान के अंतर्गत वर्गीकरण और अधिकार क्षेत्रों के बंटवारे की बात जब हम करते हैं तब इनको संरक्षण देने की बात भी आती है कहीं ना कहीं कि इन सभी अधिकारों का बंटवारा संविधान के अंतर्गत हो चुका है, लेकिन फिर भी यदि आपस में किसी बात को लेकर विवाद हो जाए तो निर्णायक भूमिका कौन निभाएगा? यह निर्णायक भूमिका निभाने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो भारतीय संविधान में भी यह व्यवस्था अपनाई गई है क्योंकि संघवाद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च होता है और संविधान की व्याख्या का अधिकार भी न्यायालय को ही दिया जाता है। तो इस आधार पर जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वही संघीय व्यवस्था के अंतर्गत निर्णायक की भूमिका भी निभाता है। आगे हम बात करें तो राजस्व के स्रोत यानी कि सरकारों को काम करने के लिए एक राजस्व की आवश्यकता पड़ती है जिसके अंतर्गत वे अपने क्षेत्र के विकास की विभिन्न योजनाएं बनाकर कार्य करते हैं और इन योजनाओं के लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये धन उन्हें कहाँ से प्राप्त हो, तो इसके लिए उन्हें राजस्व लेने के अधिकार भी मिलते हैं और यही अधिकार जो हैं ये संविधान के द्वारा अलग अलग स्तरों के लिए अलग अलग निर्धारित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से संघीय व्यवस्था में राजस्व के जो स्रोत होते हैं उनका भी वर्गीकरण स्पष्ट रूप से विभिन्न किया जाता है, यानी कि केंद्र के पास कौन से स्रोत रहेंगे, राज्यों के पास कौन से रहेंगे और स्थानीय संस्थाओं के पास कौन से स्रोत रहेंगे। आगे बात की जाए तो संघीय व्यवस्था को अपनाने के पीछे सभी देशों का अपना अपना उद्देश्य तो होता ही है। अब हम बात करें पर्टिकुलर संघवाद का मुख्य रूप से क्या उद्देश्य हो सकता है,
तो संघवाद को समझने के लिए हम एक बात जानते हैं कि संघीय व्यवस्था के दो स्पष्ट उद्देश्य दिखाई देते हैं। पहला, एकता को बनाए रखना या एकता की रक्षा करना, और दूसरा, क्षेत्रीय विभिन्नताओं को सम्मान देना। ठीक है ना। संघवाद के जो दो प्रमुख उद्देश्य हैं उनको आप सभी नोट भी करते चले साथ साथ। पहला, एकता की सुरक्षा करना, और दूसरा, क्षेत्रीय विभिन्नताओं का सम्मान करना। ठीक है ना। तो ये तो बात हुई संघवाद की विशेषताओं की। आगे बात की जाए तो संघवाद व्यवस्था के अंतर्गत विश्व में संघवाद को दो तरह से देखा जा सकता है। एक, संघवादी व्यवस्था विभिन्न देशों के द्वारा एक संगठन बनाकर अपनाई जाए, जैसे कि यूरोप में संघ व्यवस्था थी। ठीक है। विभिन्न देशों ने आपस में अपनी संप्रभुता को केवल साझा किया। क्या किया? संघीय व्यवस्था के अंतर्गत क्या हुआ? देशों ने, यहां पर क्या है, राष्ट्र है पूरे, संप्रभुता का साझा होना। और दूसरा जो प्रकार हम देखते हैं वह हम देखते हैं भारत जैसे राष्ट्र में कि क्षेत्रीय विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर हमने एक केंद्र सरकार का निर्माण किया और विभिन्न राज्य सरकारों का निर्माण कर लिया। यानी कि एक ही देश के अंदर क्षेत्रीय विभिन्नताओं को ध्यान में रख करके अलग अलग राज्य सरकारों का निर्माण करके हमने भारत को एक संघ राज्य के रूप में स्थापित किया। ठीक है। तो इस प्रकार से विश्व के अंदर दो प्रकार की संघीय व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। पहला कि दुनिया के कुछ देश आपस में अपनी संप्रभुता को साझा करके एक संघ के रूप में कार्य करते हैं, आपसी हितों के लिए एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और दूसरा, भारत की तरह क्षेत्रीय विभिन्नताओं को एकता के सूत्र में बांधने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर राज्य सरकारों का गठन करके एक केंद्रीय सत्ता की स्थापना करना। उम्मीद करती हूँ इतना अध्याय आपको आज अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इतने अध्याय को एक बार पाठ्य पुस्तक से पढ़ें। यदि कहीं कोई दिक्कत आए तो आप अपने लाइव क्लास में क्वेश्चन पुटअप करें, अपनी बातों के माध्यम से इस विषय पर चर्चा करें, इन विषयों को भली भांति समझें। यह हमारे मानसिक विकास के लिए भी आवश्यक है और सामाजिक समझ के लिए भी आवश्यक है। तो कंटिन्यू।